जय हिंद दोस्तों। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और पूर्व सैनिक होने के नाते मैं आज के विश्व परिदृश्य को देख के थोड़ा-सा चिंतित रहता हूँ और राष्ट्रभक्त होने के नाते मुझे राष्ट्र की सुरक्षा की भी चिंताएँ हैं। और ऐसे में जो हमारे चारों तरफ देश के सीमाओं से लगे हुए देश हैं, वहाँ बहुत कुछ घटनाएँ हो रही हैं जो विचलित करती हैं। और एक उद्वेग के कारण, एक बेचैनी के कारण मैं इस सारी व्यवस्था को और उनमें जो समस्याएँ हैं, उनको मैं देखता हूँ, उनका आकलन करता हूँ और विवेचना के पश्चात ये पाता हूँ कि कुछ बातें हैं, जो भारत के नागरिकों को समझनी चाहिए और उनका समाधान खोजना चाहिए। बहुत साल पहले यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार हुआ था, 2016 की बात है। सेमिनार में बड़े प्रसिद्ध कूटनीति के विशेषज्ञ जी पार्थसारथी वो मौजूद थे और उस सेमिनार में उनके साथ मौजूदगी थी जापान के एम्बेसडर, श्रीलंका के एम्बेसडर और इसके अलावा थाईलैंड के एम्बेसडर। और जापान के एम्बेसडर ने विशेष रूप से कहा था कि हम अपनी सुरक्षाओं के बारे में भारत के प्रति देखते हैं, उनके सम्मुख होते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी सुरक्षाओं की देखभाल भी भारत करे। और सेमिनार के चर्चा के बाद जब आखिर में पार्थसारथी जी के बोलने का समय आया तो उन्होंने ये कहा कि उस वक़्त के जो घटनाक्रम में बड़े बार-बार हर डिस्कशन में एक बात आती थी कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने विजन 2020 के बारे में ये कहा था कि 2020 के आते-आते भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा और भारत की जो स्थिति होगी विश्व पटल पर, वो महाशक्ति के रूप में होगी। तो विजन 2020 के अंतर्गत राष्ट्रपति कलाम ने इसकी परिकल्पना की थी कि भारत महाशक्ति बनेगा, विश्व की महाशक्ति बनेगा। तो पार्थसारथी जी ने ये कहा था कि 2020 के आते-आते मैं भारत को महाशक्ति के रूप में बनते हुए तो नहीं देख रहा, लेकिन ये ज़रूर मैं देख रहा हूँ कि आज जो बाइपोलर वर्ल्ड है, जिसमें 2 महाशक्तियाँ हैं और उसमें रूस का नाम नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि इस वक़्त जो महाशक्तियाँ हैं, वो चाइना है और उसके सामने है अमेरिका है। तो ये 2 शक्ति हैं, बाइपोलर वर्ल्ड। तो ये विश्व में 2 शक्ति के बिंदु हैं और ये 2020 में ये जो शक्ति के बिंदु हैं, ये इसमें थोड़ा-सा ब बदलाव आएगा और आते-आते जब 2025 में ये त्रिपक्षीय शक्ति संतुलन हो जाएगा, बाइपोलर वर्ल्ड की बजाय ये ट्राइपोलर वर्ल्ड होगा, जिसमें अमेरिका, चाइना के साथ-साथ तीसरी महाशक्ति के रूप में भारत उभर कर आएगा। 2025 की उनकी परिकल्पना ये थी और उन्होंने आगे ये कहा कि हाँ, मैं फिर से 2050 में पूरे विश्व को फिर से बाइपोलर वर्ल्ड के रूप में देख रहा हूँ और उसमें वो जो पहले की महाशक्तियाँ थी, उनमें से एक महाशक्ति का प्रभाव कम होता जाएगा और वो उसकी जगह जो स्थान जो देश लेगा, वो होगा भारत। तो भारत जो है, अब चाइना के सम्मुख एक महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा और पूरा विश्व तब बाइपोलर वर्ल्ड के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने ये कहा कि इसमें भारत के साथ मैं अमेरिका को देखता हूँ, जो
जूनियर पार्टनर की हैसियत से काम कर रहा होगा, भारत के साथ सहयोग कर रहा होगा, भारत के सपोर्ट, भारत के सहयोग और सद्भावना पर आश्रित होगा। ये होगा या नहीं होगा, लेकिन आजकल के जो समय में हम देख रहे हैं, कुछ इंडिकेटर्स उभर कर आ रहे हैं, लेकिन उसको अगर हम सत्य माने और उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दें कि भारत अब एक महाशक्ति के रूप में सामने चाइना होगा, अमेरिका का दूर-दूर तक निशान नहीं होगा, तो ये बाइपोलर वर्ल्ड की इस परिकल्पना के बारे में सोचकर हम खुश ना हो जाएँ, इसके लिए पार्थसारथी जी ने तुरंत ही एक राइडर लगा दी, एक शर्त लगा दी और वो ये कि शर्त ये है कि अगर हम किसी भी तरीके से भारत को गृह युद्ध में जाने से रोक सकें और उन्होंने कहा था कि ये 2025 में ही अगर हम इस तरह की सारी संभावनाओं को समझ लें और उसका समूल नाश कर लें, यानी कि 2025 में जो आशंका थी वे गृह युद्ध की, उसको अगर हम हटा सकें, मिटा सकें, तो भारत 2050 में महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका होगा। अब जब हम गृह युद्ध की बात करते हैं, तो हम ये देखकर भी चिंतित होते हैं कि इसी तरह की गृह युद्ध की जो परिस्थितियाँ थीं, उसके कारण श्रीलंका में शासन में बदलाव आया। गृह युद्ध की परिस्थितियों की वजह से ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और हाल-फिलहाल में जो नेपाल में हुआ, वो भी यही इंगित कर रहा है कि गृह युद्ध की आशंका और उसके जो प्रकटीकरण है, गृह युद्ध की परिस्थितियों का जन्म लेना और उनके देश राष्ट्र विरोधी ताकतों का धीरे-धीरे ज़्यादा प्रभावशाली होना, शक्तिशाली होना, ये इन तीनों राष्ट्रों में हो चुका है। गृह युद्ध के ज़रिए ही उसी तरह की परिस्थितियों का निर्माण करते हुए ही यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो क्या ये यहाँ भारत में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं क्या? और अगर हो जाएँगी, तो सामान्य नागरिकों का क्या कर्तव्य है? उनको क्या करना चाहिए? जैसे आपको याद है कि मैंने अपने इस वक्तव्य के प्रारंभ में ही ये बताया था कि ये मेरी भी चिंता है और सभी जिम्मेदार नागरिकों की चिंताएँ भी इसी प्रकार की होनी चाहिए कि अगर ऐसा होता है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं। तो इस परिदृश्य को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि हमारे नागरिकों को ये पता होना चाहिए कि जैसे हम संयुक्त राष्ट्र में और हर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी चिंताओं को साझा करते रहते हैं कि हम आतंकवाद के सबसे अधिक शिकार देश हैं। आतंकवाद का सबसे बड़ा और बुरा खमियाजा भारत ने झेला है अभी तक। स्वतंत्रता के बाद से अब तक जितनी आतंकी घटनाएं भारत में हुई हैं, शायद किसी अन्य राष्ट्रों में नहीं हुई हैं। सतत रूप से हम आतंकवाद का शिकार रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे राजनीतिक नेतृत्व समय-समय पर विश्व पटल पर ये कहते हैं कि आतंकवाद की परिभाषा होनी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का ज्ञान है कि भारत राष्ट्र ने स्वयं आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं बनाई है और अगर बनाई है, तो हो सकता है कि इतने जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद भी ये मुझे पता ना हो। साधारण नागरिकों को भी शायद इस बात का पता ना हो कि क्या भारत में कोई आतंकवाद की परिभाषा है, जिसके अंतर्गत हम ये कहें कि ये जो घटना हुई है, ये आतंकवादी घटना है, ये जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, ये आतंकवादी हैं। तो किस प्रकार से हमारे पुलिस, प्रशासन या सशस्त्र सेनाएँ किसी को ये कह दें कि ये आतंकवादी हैं या ये घटना आतंकवादी घटना है। वो विशेष रूप से तब जबकि भारत में आतंकवाद की परिभाषा नहीं बनाई गई है। दूसरी चिंता का कारण ये है कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा
कि एसोचैम ने एक सेमिनार आयोजित की थी और उसका जो सेमिनार का केंद्र बिंदु था, जो सेमिनार की थीम थी, वो सेमिनार की थीम थी कि होमलैंड सिक्योरिटी के क्या-क्या कंसर्न है, क्या चिंताएँ हैं, होमलैंड सिक्योरिटी की क्या चिंताएँ हैं। इससे पहले इस होमलैंड सिक्योरिटी शब्द का इस्तेमाल न करके हम लोग आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते थे। तो जब ये होमलैंड सिक्योरिटी पर सेमिनार हुई और पहला ही पैनल का डिस्कशन हुआ जिसमें बड़े प्रतिष्ठित, बड़े प्रख्यात और बड़े राष्ट्र प्रेमी आईपीएस ऑफिसर्स जो डीजी लेवल के रहे, स्पेशल डायरेक्टर के लेवल के रहे, उन्होंने अपने परिचर्चा शुरू की, लेकिन उसमें मैंने एक प्रश्न पूछ लिया कि जो हम होमलैंड सिक्योरिटी पर चर्चा कर रहे हैं, क्या भारत में ये कहीं परिभाषित है? अमेरिका में तो होमलैंड सिक्योरिटी के नाम से एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट है और उनके पैट्रियोट्स एक्ट में ये हवाला दिया हुआ है कि क्या उनकी होमलैंड सिक्योरिटी की पॉलिसी क्या है। अमेरिका की इसी से आगे चलूं तो आगे एक और नई बात आएगी, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने लायक बात ये है कि होमलैंड सिक्योरिटी नाम से हम एक शब्द का प्रयोग तो कर रहे हैं और बहुतायत में प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सेमिनार भी आयोजित की जाती है जिसमें मेन थीम होमलैंड सिक्योरिटी है, लेकिन भारत में होमलैंड सिक्योरिटी परिभाषित नहीं है। अब जहां मैं जिक्र कर रहा था अमेरिका का, अमेरिका हो या बहुत से और भी राष्ट्र हो, यूरोप के हो या किसी और भी एशिया के अन्य अन्य देश हो, वहां पर एक सामान्य नागरिकों के समझ में आने लायक और उनकी पहुंच के अंतर्गत एक सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, सुरक्षा नीति होती है और उस सिक्योरिटी पॉलिसी में या सुरक्षा नीति में ये बताया जाता है कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा नीतियां क्या हैं और उनके अंतर्गत हमारी क्या-क्या तैयारियां होंगी, जिसमें हमारे नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, सशस्त्र सैन्य बल क्या कार्रवाई करेंगे, पुलिस बल क्या कार्रवाई करेंगे और हमारी सेनाओं के तीनों अंग और साथ में कोस्ट गार्ड को भी मिला लें, तो इनके क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं, इनके क्या क्षेत्र हैं, विशेष क्षेत्र हैं, अधिकार क्षेत्र हैं, ये सारे वो सिक्योरिटी पॉलिसी में आता है। अब इस पर जब हम सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि भारत में सुरक्षा नीति नहीं है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, सुरक्षा नीति तो है और वॉर डॉक्ट्रिन्स है। तो उसमें मेरा थोड़ा-सा विरोध है और वो ये कि वॉर डॉक्ट्रिन्स जो हैं, वो आर्म्ड फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए हैं। वहाँ सीनियर ऑफिसर हो या जूनियर ऑफिसर हैं, उनकी पहुँच में होते हैं। वक़्त ज़रूरत वो वॉर डॉक्ट्रिन्स का हवाला देते हैं और उसके अनुसार अपनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये वॉर डॉक्ट्रिन्स जो हैं, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं। आम नागरिकों के ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि इनकी जानकारी रखी जाए और इससे संबंधित दस्तावेज उनके पहुँच में हो। लेकिन रक्षा नीति ऐसी होती है जो बनाई जाती है नागरिकों की जानकारी के लिए ही और इससे ये फायदा होता है कि नागरिकों को, जिम्मेदार नागरिकों को शक्ति बोध भी होता है और शत्रु बोध भी होता है। इन दोनों के नाते एक नागरिक को, आपको या मुझे ये पता होता है कि हमारे शत्रु कौन हैं और उन शत्रुओं के प्रति हमारी क्या-क्या शक्तियां हैं जिनका हम प्रयोग करेंगे और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी तो उनका हम सक्षम प्रयोग करेंगे और उस हद तक प्रयोग करेंगे कि राष्ट्र की रक्षा में जीवन हम न्यौछावर करने को तैयार हैं। तो अब आप ये जानकर मनन करना शुरू कीजिए कि भारत में एक तो हमें आतंकवाद को परिभाषित करना आवश्यक है। इसके साथ-साथ हमें होमलैंड सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है और इसके बारे में एक परिभाषा बने, एक नीति बने
और आखिरी जो चरण है, जो समस्त भारतवासियों के हित में है और राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है कि राष्ट्र की सुरक्षा नीति बननी चाहिए, जिससे हमें शत्रुबोध हो और हमें शक्तिबोध भी हो। ये 3 प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास मैं भी करूं और आप भी करें, और इस प्रकार से आज दशहरा के दिन मैं अपने सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देता हूं। विजय हो शत्रु के ऊपर, विजय हो बुराई के ऊपर, विजय हो हमारी उन सभी विरोधी शक्तियों के ऊपर जो हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को हर प्रकार से हानि पहुंचाना चाहते हैं, हमारा अहित करना चाहते हैं। तो आज विजयदशमी के दिन, आज दशहरा के दिन हम संकल्पित हैं, हम प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं राष्ट्रभक्त होने के नाते कि हम वो सारा काम करेंगे जिससे राष्ट्र की सुरक्षा हो, समाज की सुरक्षा हो, सभी की प्रगति हो, सभी को उन्नति मिले और सभी को समृद्धि मिले। जय हिंद।